आप लोग आज हम पढ़ेंगे अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय जो सब्जेक्ट है वहाँ से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अष्टांग हृदय पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये अष्टांग हृदय कितने पार्ट में आते हैं, कितने मार्क्स से आते हैं। तो ये सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है 50 नंबर में आता है अष्टांग हृदय, ठीक है, और 50 नंबर में आता है चरक। दोनों को मिलाकर के बनता है क्या, संहिता अध्ययन। जो सब्जेक्ट है आपका पांचवा सब्जेक्ट है, जो संहिता अध्ययन है, 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ये भी है। तो इसमें 12 चैप्टर आते हैं, किसके, 12 चैप्टर होंगे चरक के, और बाकी के क्या होंगे, किससे होंगे, तो अष्टांग हृदय से होंगे। तो अष्टांग हृदय के कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो ये हमें पढ़ने हैं कितने, 15। टोटल कितने हो जाएंगे, 27। कितने मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, 100 मार्क्स, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि किससे कितने मार्क्स का आता है, किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हम 15 चैप्टर अभी पढ़ने वाले हैं, उसमें से मात्र कितने नंबर के आएंगे, तो 50 नंबर के आएंगे। कितने पेपर होते हैं, तो सिंगल पेपर होते हैं अष्टांग हृदय का, ठीक है। तो अब हम जैसे देखते हैं अष्टांग हृदय का क्या मतलब है। आज हम सबसे पहले यही देखेंगे, अष्टांग हृदय आयुष्कामनी अध्याय, पहला जो अध्याय होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। सूत्र स्थान क्या होता है, शरीर स्थान क्या होता है, विमान स्थान क्या होता है, बहुत स्थान का नाम सुना होगा आपने, कोटेशंस देखा होगा। आज इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, अष्टांग हृदय में 6 खंड है, ठीक है, 120 अध्याय है, और कुल श्लोकों की संख्या जो होती है 7120, यानी 7120, 7120 श्लोक है। अष्टांग हृदय के 6 खंडों के जो नाम है वो ये दिए गए हैं। अब जैसे 6 खंड का क्या मतलब है, खंड खंड तो आप सुन रहे, खंड का क्या मतलब है, यानी 6 भाग है। अष्टांग हृदय जो है वो 6 भागों में बनी हुई है, और 6 भागों में क्या बनी हुई है, तो 100 कुल कितने अध्याय बनी है, तो 120। अब इस जानेंगे खंड क्या है, तो ये देखो खंड कौन सा है, सूत्र स्थान, शरीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। हर संहिता का अपना अपना उसका जो होता है खंड होता है, उसका अपना अपना क्या होता है, अध्याय होते हैं, उसके अंदर श्लोके होते हैं, उसके कोटेशंस होते हैं। तो ये इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। तो जानेंगे सूत्र स्थान में कितने अध्याय होते हैं, तो 30 होते हैं। शारीर स्थान में कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। निदान स्थान में कितने हैं, 16। चिकित्सा स्थान में कितने हैं, 22 अध्याय। कल्प स्थान में 6 अध्याय, और उत्तर स्थान में 40। जब पूरा आप इसको कुल जोड़ोगे तो 120 आएगा। और यहीं से एमसीक्यूज बनता है, अष्टांग हृदय में, अष्टांग हृदय में कितने अध्याय हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आपको हिस्ट्री में भी पूछ सकता है, अष्टांग हृदय में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, कितने अध्याय हैं, तो 120 अध्याय। पूछेगा खंड कितने हैं, तो 6। और अष्टांग संग्रह सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता है, अष्टांग संग्रह में कितने हैं, तो 150। उसमें कितने खंड है, उसमें भी 6 खंड है। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको याद रखने की चीजें हैं, इसको आपको याद रखना ही रखना है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे, पहले तो आपने देख लिया कि हमें अब इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में कितने पढ़ने हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे सूत्र स्थान का, तो सूत्र स्थान का हमें सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो 15। ये जो है ये पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा, चौथा, ये करके हमें 15 पढ़ने हैं। बाकी के जो 15 है वो सेकेंड प्रॉप, यानी सेकेंड प्रॉप जो आएगा उसमें इसको पढ़ने हैं, इसको यानी इसको अभी क्या करने हैं, नहीं पढ़ने हैं। इसके बारे में बस जानना है कि 30 स्थान में से, सूत्र स्थान के 30 अध्यायों में से 15 अध्यायों के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। तो अभी क्या देखेंगे, पहला अध्याय कौन सा है, तो आयुष कामनीय अध्याय। दूसरा क्या है, दिनचर्या। तीसरा क्या है, ऋतुचर्या। चौथा क्या है, रोग आदि अनुत्पादनीय। पांचवा क्या है, द्रव द्रव्य विज्ञानीय। छठा क्या है, अंश स्वरूप विज्ञानीय। सातवां है अन्न रक्षा। आठवां क्या है, मात्रा स्थिति अध्याय। जो 9वां है वो है आपका द्रव्य आदि विज्ञानीय, और 10वां रस भेदीय। उसके बाद में दोष आदि विज्ञानीय, उसके बाद में दोष भेदीय, दोषो उपक्रमणीय, दो विध विधो उपक्रमणीय, उसके बाद में शोधन आदि गण संगणना। ये सारे क्या है, हमारे 15 चैप्टर को हमें इसमें कवर करने हैं। किसमें, तो अष्टांग हृदय में हमें इस 15 का 15 चैप्टर हमें पता होना चाहिए कि हर चैप्टर का क्या मतलब है, दिनचर्या का क्या मतलब है, आयुष कामनीय अध्याय का क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो हमें जितने भी अध्याय हैं उसके तो पहले मतलब पते होने चाहिए। तो आज जैसे हम आज क्या कौन सा देखेंगे चैप्टर, अब इस पहले शुरुआत करेंगे पहला अध्याय से, जिसका नाम होगा आयुष कामनीय अध्याय, ठीक है। और बाकी का जो है वो इस ईयर में नहीं पढ़ने हैं, नेक्स्ट प्रॉप में पढ़ने हैं आपको।
तो ये क्या कहता है, आयुष कामनीय अध्याय का मतलब क्या है? आयुष कामनीय का क्या मतलब है? ऐसा अध्याय जिसमें आयु की कामना की बात कही गई हो, यानी आयु की कामना जो करता है उसे हम क्या कहेंगे? आयुष कामनीय अध्याय कहेंगे। तो आज हम इसमें क्या, आयु की कामना यानी क्या बोलते हैं? जो आपकी एज है, आपकी जो स्वास्थ्य है उसको ज्यादा करने की बात कही गई हो, हम कैसे से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, अपने जीवन को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बात कही गई है। यानी आयुर्वेद का सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पहले आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो पूरे का पूरा ये टॉपिक कवर करेगा। पहला जो है वो कवर करेगा, इसमें आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का अवतरण, अष्टांग हृदय का स्वरूप, उसके बाद में क्या है आयुर्वेद के 8 अंग, ये सारे चीज के बारे में हम आज पढ़ेंगे। बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे कि रसों का वर्णन करेंगे, वात दोष का गुण का बात करेंगे, कोष्ठ पर प्रभाव की बात करेंगे, दोषों का विकृत अविकृत का बात करेंगे, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। साम्य अवस्था क्या होता है, विकृत अवस्था क्या होती है, ये सारी चीजों के हम फर्दर डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल आज जो हमारा टॉपिक होगा वो इस पे होगा, ठीक है? तो देखते फिर, कोई भी काम जैसे आप स्टार्ट करते हो, चाहे वो आप कोई भी ग्रंथ लिखने जा रहे हो या कोई भी अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो उसके पहले हम मंगलाचरण करते हैं। जैसे संस्कृत ग्रामर में आपने पढ़ा होगा, नत्वा सरस्वतीम करके आपको एक श्लोक बताया होगा सर ने, तो वो भी आपने मंगलाचरण किया था। उसी हिसाब से यहाँ पे भी एक मंगलाचरण आता है, परम ब्रह्मा की स्तुति करते हैं। तो कैसे करते हैं? इसका कैसे करते हैं, तो ये पहले श्लोक आप देखेंगे, ठीक है? ये बस किसके लिए है? शुरुआत करने से पहले पढ़ने के लिए है। हो सकता है पूछ भी दे एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इसका हिंदी हिंदी भी पता हो तो आप लिख सकते हो। देखो, तो राग आदि रोगान सतत अनुसुप्तान अशेषकाय प्रस्थित स्थान शेषान औतसुक्य मोहरिति द अंजघान यो अपूर्व वैद्याय नमस्तस्तु तस्मै। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, प्रत्येक शरीर में व्याप्त यमन सर्वदा रहने वाले तथा उत्सुकता, यानी उत्सुकता किसको कहते हैं? क्यूरियोसिटी, यानी हमें जानने की इच्छा होनी चाहिए, हमारे पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम किसी चीज को जानने की इच्छा करते हैं, इसको हम कहते हैं उत्सुकता। मोह यानी भ्रम, और अर्ति व्याग्रता जिसको कहते हैं, को उत्पन्न करने वाले राग, ठीक है, द्वेष, लोभ, मोह आदि मानसिक रज तम और जनित, यानी रज और तम से जो मानसिक रोग है उनसे जनित जो ये है सारी चीजें, मोह आदि है, लोभ है, द्वेष है, यानी जो हमारे दूसरे के प्रति एक भावनाएं जो होती है वो सारी बात कह रहा है। तो रोग यवन वात पित्त कफ, यानी शारीरिक दोष युक्त शारीरिक रोगों को अमूल्य नष्ट, यानी पूरी तरह से नष्ट करने वाले अपूर्व चिकित्सक, यानी जो हमारे चिकित्सक रहे हैं पूर्व में, क्या नाम था? परम ब्रह्मा को मैं, यानी भागवत, यानी जो आपका नाम है वो मतलब क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। यानी जो मैं, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं तो मंगलाचरण में क्या करेंगे? उनको तो प्रणाम करके ही तो पढ़ेंगे, ब्रह्मा को स्मरण करके ही तो पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने तो सारा सृष्टि को रचा है। तो ये चीज है। फिर अब आयु की कामना, जैसे ये होता है, तो क्या इसको पढ़ेंगे? तो आयु कामनेन, एक और ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, अधिकतर पूछे भी जाते हैं, ठीक है? आयु कामनेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशु विद्येय परमाद्रः। इसका क्या मतलब है? आयु कामनेन धर्मार्थ सुख साधनम, उसके बाद आयुर्वेदो उपदेशु विद्येय परमाद्रः, इसका मतलब क्या है? तो आयु यानी स्वस्थ की कामना करना, यानी इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो आयुर्वेद के उपदेशों का अत्यंत आदर करे, क्योंकि संसार में धर्म, अर्थ और सुख की प्राप्ति के लिए आयु का स्वस्थ रहना संभव है। यानी जो अभी हमने बात कही थी आयुर्वेद का स्वरूप के बारे में, जो हमने बात करी थी, इसका पढ़ेंगे अष्टांग हृदय का स्वरूप। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो भी हम आयुष कामनीय आज अध्याय जो पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि जो भी लोग अपने सुख शांति, जैसे कि हम स्वस्थ रहेंगे, धर्म होगा, अर्थ होगा, यानी रुपए पैसे होंगे, कब होंगे ये सारी चीजें, कब काम आएंगे? आपके पास लाख बंगला गाड़ी हो लेकिन आप स्वस्थ नहीं है, आप बीमार चल रहे हैं, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है। तो इस आयुर्वेद का यही कहना है कि जब भी आप मतलब कि आयु की प्राप्ति कब किसे करनी चाहिए? जिसे ये सारी चीज़ों का लाभ उठाना है, यानी आयु स्वस्थ कामना करने वाले व्यक्ति को, यानी हम आयु की कामना करते हैं तो ये सारी चीज़ों की प्राप्ति के लिए आयु बहुत जरूरी है, यानी इसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के कि क्यों स्वस्थ रखेंगे, क्या स्वस्थ रखना है, कैसे स्वस्थ रखेंगे, ये सारे तरीका, दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहार विहार, रोग आदि विज्ञानीय जो चैप्टर है, मात्रा स्थिति अध्याय, यानी कितने मात्रा में खाएंगे, क्या आहार खाएंगे, कब सोना है, कितने घंटे सोने हैं, ये कौन हमें बताएगा? तो यही तो हमारे आचार्यों ने बताया है कि हमारे जो डेली आहार विहार है, कैसे हमारा डेली रूटीन है, डेली लाइफ है, उसको हम कैसे से अप्लाई करते हैं और अपने आयु को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की बात कहते हैं। तो इसे हम देखेंगे, ठीक है?
अब जो नेक्स्ट है स्लाइड में वो आप देखोगे आयुर्वेद का उद्देश्य। तो सबसे मेन टॉपिक यही आता है, इसको घुमा फिरा करके जो एग्जामिनर हमारे होते हैं ये हमेशा पूछते रहते हैं इसको। आयुर्वेद के उद्देश्य पूछ लेगा, आयुर्वेद का प्रयोजन पूछ लेगा, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएगा कि उद्देश्य क्या होता, हमने तो प्रयोजन पढ़ के आए हुए थे। तो आप इस चीज में कंफ्यूज ना होना, आप हमेशा याद रखना प्रयोजन और उद्देश्य दोनों एक ही है। इसका मतलब यही होता है प्रयोजन यानी इसको क्यों बनाया गया, क्या जरूरत पड़ गई कि हमने इस चीज को बनाया, आयुर्वेद को बनाया। तो उसका कहने का मतलब यही था कि पहला जो इसका है उद्देश्य वो है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, दूसरा क्या है आतुरस्य विकार प्रशमन, यानी सबसे पहले तो स्वास्थ्य व्यक्ति की, अगर हम स्वस्थ है तो कोशिश आयुर्वेद का यही करना कहना है कि हमें तो एक तो स्वस्थ रखा जाए। अगर हम स्वस्थ होने के बावजूद भी हो सकता है किसी दोष वगैरह से प्रभावित होकर के हमारा क्या हो जाए, तबीयत बिगड़ जाए, हम रोगी हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका विकार करेंगे, का प्रशमन करेंगे, उसके विकारों का प्रशमन करेंगे। हमेशा देखिएगा जैसे आतुरस यानी आतुर यानी रोगी के विकार का प्रशमन यानी उसको दूर करेंगे, उसको सप्रेस करेंगे एक तरीके से आप समझो तो जैसे प्रथमा व्यक्ति को रोगी ही ना होने देना चाहिए, इसका हिंदी अर्थ। अतः उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, मात्रावत आहार का सेवन और अध्यान्य वेगों का वर्णन कर दिया गया है। किंतु यदि किन्हीं कारणों से व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है। अब इसमें क्या बात हो गई, अब कह रहे हैं अगर हम दिनचर्या, रात्रिचर्या और उसके बाद में ऋतुचर्या और मात्रा यानी सब कुछ ठीक करके चल रहे हैं, हम किस आहार मतलब किस सीजन में कौन सा चीज़ खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे सोएंगे, ये सारी चीज़ का पालन करने के बावजूद भी अगर तबीयत खराब होती है तो उसके लिए भी चिकित्सा का वर्णन किया गया है। वो चौथे चैप्टर में देखेंगे रोग आदि विज्ञानीय में उसकी बात कही गई है। अब देखते हैं आयुर्वेद की परिभाषा क्या है। ये क्या था, आयुर्वेद के उद्देश्य या प्रयोजन, ये क्या है आयुर्वेद की परिभाषा। तो इसमें कहता है हिता हितम सुखम दुखम आयुतस्य हिता हितम मानम च तच्यक्तम आयुर्वेद से उच्यते। इसका क्या मतलब हुआ, ये कोटेशन का मतलब हमेशा याद रखना, ये चरक का मतलब है चरक संहिता का सूत्र, सु का मतलब है सूत्र स्थान, और एक मतलब पहले अध्याय का 41वां श्लोक की बात कही जा रही है, उसमें ये चीज दे रखा है। तो इससे हम क्या देखेंगे, अर्थात इसका हिंदी क्या होगा, अर्थात हित अहित, यानी हमारे हित के बारे में कौन सोच रहा है, हमारे बारे में पॉजिटिव कौन सोचता है, हमारे बारे में निगेटिव कौन सोचता है, यानी हित अहित, सुख और दुख यानी मतलब कि हम खुशी है, हैप्पी है, सैड है, इसके बारे में बात कही गई हो, के लिए और आयु के लिए हितकारक और अहितकारक विषयों का मापदंड जहां बताया गया हो वही आयुर्वेद है। यानी क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारी हितकारी है, क्या हमारी अहितकारी है, यानी कौन हमारे लिए हेल्पफुल है, कौन हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, कौन हमें खुशी दे सकता है, कौन हमें प्रशंसा नहीं दे सकता, ये बात को कौन बताएगा, ये बात को जो बताएगा उसे ही हम आयुर्वेद कहेंगे, उसी यही आयुर्वेद की परिभाषा है। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद में कभी ना तो ये तीनों श्लोक में कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी क्या, नहीं आएगी। अब देखेंगे जो नेक्स्ट आ रहा आयुर्वेद का अवतरण, या अवतरण क्या होता है, आपने सुना होगा इस भगवान ने अवतरण लिया, अवतार लिया, इन्होंने इस अवतार में इनका वध किया। अवतार का मतलब हो गया उस लोक से परलोक से इस लोक में आने की जो प्रक्रिया थी, उसके बीच में कौन कौन से कारण आए, क्या क्या बाधाएं आई, उसको हम कहेंगे अवतरण। यानी स्वर्ग वो जो लोक है, परलोक है, उससे इस लोक में, इस संसार में इस ज्ञान कैसे आया, ये आयुर्वेद आया कैसे, ये आयुर्वेद तो यहाँ का है नहीं, ब्रह्मा जी से यहाँ कैसे आ गया, तो इसके बारे में अब डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले इस श्लोक जो आता है, ब्रह्मा अस्मृत्वा आयुष्यो वेदम प्रजापति मज्जिग्रहत सो अश्विनी तौ संसार सो अत्रि पुत्र आदि मुनिना ते अग्निवेश आदि कास्ते तु पृथक ग्रंथंत्राणि ते निरह। इसका मतलब क्या है, श्लोक थोड़ा कठिन है लेकिन इसके बारे में कोई दिक्कत की बात नहीं, याद हो तो भी अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, हिंदी भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। तो क्या ऐसे बात करेंगे, इसमें मेन इसका जो चार्ट है ये आपको पता होना चाहिए, दूसरा ये क्या है, ये लाइन भी आपको पता होना चाहिए। तो अब इसमें जैसे कि क्या लिखेंगे, ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया, यानी सबसे पहले उन्होंने ही स्मरण किया, सबसे पहले उन्होंने ही बताया कि इस ज्ञान को प्रजापति ने ग्रहण किया। फिर उनके बाद में जब मतलब कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण करने के बाद में उन्होंने किसके दिया, प्रजापति को ग्रहण कराया। फिर प्रजापति ने अश्विनी कुमार को ग्रहण कराया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को, यानी और उसके बाद में इंद्र ने आत्रि ऋषि को और उसके पुत्र को और आत्रेय मुनियों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, और इन मुनियों ने अग्निवेश आदि पृथक पृथक तंत्र बनाए, यानी अलग अलग तंत्र बनाया। इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले तो जान जाएंगे, इसका ट्रिक जानेंगे क्या है, ठीक है।
जैसे ये चार्ट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसमें क्या कहता है कि ब्रह्मा जी ने, जैसे एक ट्रिक याद रखना, BDA, ठीक है, बड़ा इंद्र का, अगर चरक की हो तो भारद्वाज, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्रह्मा जी ने किसको दिया था, तो दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने किसको दिया, तो दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया। ये याद करने की चीज है। और अश्विनी कुमार ने किसको दिया, तो इंद्र को दिया। और इंद्र ने किसको दिया, तो आत्रेय को दिया। किसमें, चरक संहिता के अनुसार। यहाँ तक आपको सबको सेम पढ़ना है, इसको बस याद कर लेना है। कहाँ से, BDA, उसके बाद में इंद्र। उसके बाद में अलग अलग संहिताओं के अनुसार अलग अलग लोगों ने सीखा है, उन्होंने अपना अपना समावेश दिया है, उन्होंने अपना अपना ग्रंथ का रचना करी है। तो अब इसमें क्या आपको देखने की जरूरत है, तो जैसे चरक संहिता के अनुसार इंद्र के बाद में किसने सीखा, तो इंद्र के बाद में भारद्वाज, भारद्वाज के बाद में क्या, आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय। उसके बाद में उनका जो एक शिष्य थे, 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जातुकर्ण, पाराशर, हारित और क्षारपाणी, ये आदि शिष्य थे। इन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखा। बाद में आप देखोगे हारित संहिता आती है, भेल संहिता आती है, पराशर संहिता आती है, क्षारपाणी संहिता आती है। उसी तरीके से अग्निवेश ने भी एक संहिता लिखा जिसका नाम दिया कि क्या दिया, उसका समावेश किया था चरक संहिता को ही, थोड़ा सा इलेबोरेट करके, मतलब थोड़ा सा कम करके उस चीजों को इन्होंने बताया था। और ये किसके पुत्र थे, तो ये आत्रेय पुनर्वसु के ही पुत्र थे अग्निवेश, ठीक है। ये आपको याद करने की चीजें हैं। फिर यहाँ पे सुश्रुत संहिता के अनुसार किसको मिला, धनवंतरी को मिला इंद्र के बाद में। उनके बाद में कौन, देवोदास को मिला। देवोदास धनवंतरी के नाम से जानते हैं उनको। फिर सुश्रुत को मिला, औषधेना को मिला, उसके बाद में वैतरण को मिला, औरभ को मिला। इसी तरीके से आदि जो इनके शिष्य थे, भोज आदि को मिला। उसी तरीके से अष्टांग हृदय में किसको मिला, तो इंद्र को मिला। फिर उसके बाद में किसको, आत्रेय मुनियों को मिला। उसके बाद में अग्निवेश आदि ऋषि को मिला, ठीक है। फिर काश्यप संहिता को जाकर के देखोगे तो उसी तरीके से फर्दर इन लोगों को ज्ञान मिलता गया, और ये लोग अपने आप को इलेबोरेट करके या फिर उसको शॉर्ट करके या फिर अच्छा कर करके उस ग्रंथ को कुछ क्लिनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, और सबने अपने अपने ग्रंथों का अलग अलग नाम दिया, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये चार्ट आपको याद होना ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। मैं इसका PPT भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लो, अभी नोट भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अवतरण का बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब इसमें लिखोगे कैसे, क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें, तो ये भी देख लो। जैसे इसमें आपको आते हैं, अधिकतर पूछ देगा कि चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद का अवतरण लिखे, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिखना है। और जब पूछे सुश्रुत संहिता के अनुसार तो इसके, और अष्टांग के अनुसार तो इसके, यही 3 आते हैं। काश्यप का ज़्यादातर पूछता नहीं है, ठीक है। बस याद कर लेना, नाम में याद हो तो ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, तो अब पढ़ेंगे आयुर्वेद के 8 अंग। 8 अंग मतलब अष्टांग बोल रहे थे ना हम, अष्टांग हृदय पढ़ रहे थे। अष्टांग का मतलब ये होता है 8 अंग। तो ये जो 8 अंग होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अंग होते हैं। तो काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषाण, अष्टवांगानी, तस्य याहु चिकित्सा येषु संस्कृता। इसका मतलब क्या होता है, ये 8 के 8 ना इस लाइन में ही आ जाते हैं पहले वाले में। इन 8 की चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिवाइड किया गया है। यानी चिकित्सा क्या होता है, अभी देखेंगे इसके बारे में। 8 अंग कौन कौन से हैं, यानी कैसे हम किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दिस चिकित्सा। तो देखेंगे काय चिकित्सा, 8 भाग देखेंगे ना कौन कौन से हैं। तो काय चिकित्सा यानी मेडिसिन के बारे में बात कही जाएगी। बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वान चिकित्सा, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषाण, यानी काय चिकित्सा में मेडिसिन की बात होगी। बाल चिकित्सा में बच्चों की बात होगी, पीडियाट्रिक्स की बात होगी। ग्रह चिकित्सा यानी ग्रह और भूत चिकित्सा के बारे में जानोगे। जैसे पहले क्या होता था, बलि वगैरह देना वगैरह जो होता है, भूत विद्या उसको कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे तंत्र वगैरह हाथ में पहनते हैं, माला वगैरह ये सब पहनते हैं, उसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देख लो ऊर्ध्वांग चिकित्सा किसे कहते हैं। ऊर्ध्वांग का मतलब क्या होता है, जो क्लेविकल के ऊपर वाले पोर्शन है, सुप्रा क्लेविकुलर, को सुप्रा क्लेविकुलर एरिया जो होता है, यानी जहां से हमारा क्लेविकल के ऊपर नेक हो गया। उसके बाद में कौन कौन से, जैसे यहाँ पे देखो आई या ENT जो बोलते हैं ना, जिसे क्या बोलते हैं, ENT का क्या मतलब होता है बताओ, ईयर, नोज और थ्रोट, ठीक है, इसको कहते हैं। तो जो क्लेविकल के ऊपर का पोर्शन होगा उसे हम, उसके बारे में जब हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वांग चिकित्सा कहेंगे, यानी शालक्य चिकित्सा कहेंगे। शल्य चिकित्सा क्या है, सर्जरी की बात कही जाएगी। दृष्टा चिकित्सा क्या है, टॉक्सिकोलॉजी की बात कही जाएगी। अब टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या है, टॉक्सिकोलॉजी आपने बहुत सुनी होगी, जैसे सांप का विष होता है, जहर होता है, कौन से प्लांट में, बहुत सारे प्लांट भी जहरीले होते हैं, बहुत सारे एनिमल जहरीले होते हैं। तो इसमें क्या है, जिसके काटने से मृत्यु हो जाती है, तो उसके बारे में करेंगे, उसको डिटॉक्सिफाई कैसे करेंगे। अगर आप जब तक जहर के बारे में नहीं पढ़ोगे, आपने CID में देखा होगा डॉक्टर सालूके, CID में आपने देखी होगी डॉक्टर सालूके को, वो क्या करता है, फॉरेंसिक में काम करता है। तो फॉरेंसिक
में भी तो यही चीज़ों का पता लगता है कौन सा जहर कैसा है। तो जब आप सेकेंड प्रॉप में जाओगे तो अगत तंत्र नाम का एक आपका सब्जेक्ट आएगा जिसमें आप सारा का सारा टॉक्सिकोलॉजी के बारे में डील करोगे, और इसमें बहुत थोड़ा सा पढ़नी है। जरा चिकित्सा यानी रसायन चिकित्सा के बारे में क्या कहेंगे? जरा चिकित्सा का मतलब ये होता है किसी तरीके से हम अपने आयु को युवा अवस्था में रखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा जवान दिखें। जैसे कि आप देखते हो कि अपने फिल्म एक्टर्स जो होते हैं 50 साल 60 साल की उम्र में भी ऐसे नॉर्मली दिखते हैं, ठीक है कि नहीं, युवा ही दिखते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने बेसिकली इस चिकित्सा के थ्रू, किस चिकित्सा के थ्रू, जरा चिकित्सा के थ्रू, रसायन चिकित्सा के थ्रू अपने आप को युवा रखते हैं। वृषाण चिकित्सा क्या होती है, जिसको बाजीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जैसे नपुंसकता आ जाती है, बहुत सारे पुरुषों में अधिक से कुछ चेंजेज आ जाते हैं, कुछ फीमेल कैरेक्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं। आपने बायो में भी पढ़ा होगा 12th में। तो उस चीज़ के बारे में जब हम डील करेंगे, यानी नपुंसकता के बारे में डील करेंगे, या शुक्र अल्प मात्रा में किसी की है, कोई फर्टाइल नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, तो उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, वो चिकित्सा क्या कहेगा, वृष चिकित्सा कहलाएगी, यानी बाजीकरण चिकित्सा कहलाएगी। ठीक है, बस इतना ही इसमें पढ़ना था। अब क्या पढ़ना है, अब जो हम देखेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में। तो डिटेल में क्या देखेंगे, इसमें जो 8 अंक का, तो थोड़ा सा इलेबोरेट जाएंगे, ज़्यादा बाहर नहीं जाकर के बात करेंगे। काय चिकित्सा अगर आ गया 8वां अंक लिखने के लिए तो 2-2 लाइन लिख देना उसमें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होगा। अगर पूछ दे 8 अंग मतलब जो है अष्टांग के, उसके बारे में चर्चा करे, उसके बारे में टिप्पणी दे, 10 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन को ये, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, जो ज्वर, इसमें बताओगे काय चिकित्सा यानी मेडिसिन से रिलेटेड है। इंग्लिश भी लिख सकते हो टर्म को मतलब समझाने के लिए एग्जामिनर को। ज्वर, रक्त पित्त, शोष, उन्माद, अपसमार, कुष्ठ, प्रमेह और अतिसार आदि संपूर्ण रोग फैले रोगों की शांति किस प्रकार की जाती है, इस विषय का वर्णन जिस अंग में है वो काय चिकित्सा है। यानी जब हमें बुखार हो जाती है, फीवर हो जाती है, तो हम मेडिसिन खाते हैं। जब हमें अतिसार हो जाती है, यानी क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं और जनरली ठीक हो जाता है वो सारी चीज़ें। तो वो किस में आ जाती है, ये आती है काय चिकित्सा मेडिसिन में। बाल चिकित्सा यानी बालकों के पोषण करने के लिए छात्री यानी दाई माँ जो होती हैं, जो पोषण करने वाली होती है, उसके जो शोधन करने के लिए दूषित दुग्ध से तथा बाल माह से उत्पन्न वाले बालकों के रोगों की शांति के लिए यह वर्णन किया गया है। तो भागवत ने इसे ही बाल चिकित्सा कहा, यानी जो बालकों के स्वास्थ्य के लिए बात की जा रही हो, जहाँ बालकों की चिकित्सा की बात कही जा रही हो, उसे ही आचार्य भागवत ने बाल रोग यानी पीडियाट्रिक्स के बारे में बताया है। गृह चिकित्सा, अभी जैसे मैंने बताया था, भूत विद्या के नाम से भी जानते हैं। जैसे कभी भी होता है बलि वगैरह दे करके, कभी भी दैत्य वगैरह को मतलब बलि चढ़ा करके, या बहुत सारे आप देखते होंगे माला धतूर ये लोग पहनते हैं, हाथों में माला मोती हार पहनते हैं, किसी चीज़ के लिए ग्रह कट जाए उस चीज़ को क्या बोलते हैं, भूत विद्या बोलते हैं। इसकी भी विद्या होती है, इसकी भी पढ़ाई होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, भूत विद्या। ऊर्ध्वांग चिकित्सा के बारे में जानेंगे थोड़ी सी। तो अभी जैसे मैंने पीछे बता ही दिया था, जो क्लेविकल के ऊपर के रीजन होते हैं, सुप्रा क्लेविकुलर रीजन बोलते हैं उसको, उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वांग कहेंगे। इसी को शालक्य कहते हैं। ENT जो बोलते हैं, MBBS वाले जो पढ़ते हैं वो क्या बोलते हैं, ENT बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं वो, तो ईयर, नोज और थ्रोट। ठीक है, ये जत्रु है, अत्रु नहीं है जत्रु। इसमें जत्रु के ऊपर वाला जो मैंने बताया था वही है। बस इसमें 4 अंग और रह गए, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या आता है, शल्य तंत्र। शल्य तंत्र का क्या मतलब है, यानी सर्जरी किसने करी थी आयुर्वेद में, सबसे पहले सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने सबसे सर्वप्रथम सर्जरी किया था इस श्लोक में। शल्य की परिभाषा बताते हुए, अनेक प्रकार के शल्य जो शरीर में प्रवेश कर पीड़ा पहुंचाते हैं, चाहे आगंतुक हो, जैसे घास, लकड़ी, पत्थर, लोह, धातु आदि, या निज जैसे अस्थि, मूढ़गर्भ आदि, इनके निश्चय पर ही यंत्र और शस्त्र का क्षार और अग्नि के द्वारा इनकी चिकित्सा बताई गई है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि सर्जरी करनी पड़ती है, जैसे आपका एक्सीडेंट, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, XYZ की कोई पेशेंट आता है, उसके शरीर में सरिये घुस गए हैं, छड़ घुस गए हैं, या फिर कोई टूट फूट हो गई है, तो उसकी हम क्या करेंगे, सर्जरी करके तो उसको बाहर करेंगे। या फिर मूड संज्ञा, यानी जैसे इम्ब्रियो खराब हो सकती है, इम्ब्रियो फर्टाइल नहीं है, या फिर उसमें कोई रोग आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं। या अस्थि टूट गई है, या फिर अस्थि कुछ सही करने, यानी जो बोन्स हमारे होते हैं फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसमें भी हम बड़े बड़े सर्जरी करते हैं, जिसको कि आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा हॉस्पिटलों में, और आगे आपके टीचर भी बताएंगे इस चीज़ को। फिर जब देखेंगे तो दृष्ट चिकित्सा, और यानी अगत तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था ना डॉक्टर सालुके के बारे में, यही है टॉक्सिकोलॉजी।
इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें जहर के बारे में, जैसे सांप के जहर के बारे में पढ़ोगे, बिच्छू के जहर के बारे में पढ़ोगे, और भी जितने भी जहर प्लांट्स में ही पाए जाते हैं या ऐसे ही पाए जाते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन क्या होता है, उसे कैसे ठीक करेंगे, उस विष के बारे में पढ़ोगे, तभी तो किसी की चिकित्सा कर पाओगे। जब जहर ही नहीं जानोगे तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कर पाओगे कि ये ठीक कैसे होगा, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फॉरेंसिक आता है अगत तंत्र में, आप जाकर के पढ़ोगे सेकेंड प्रॉब में। इसके अंतर्गत दांत से काटने वाले से उत्पन्न जैसे सर्प वगैरह होते हैं, इन सभी का क्या होता है, चिकित्सा का वर्णन जिस शास्त्र में होता है उसे क्या कहते हैं, दृष्टि चिकित्सा कहते हैं। रसायन चिकित्सा क्या होता है, अभी मैंने बताया था रसायन चिकित्सा के बारे में, युवा रखने का, यानी युवा अवस्था को स्थिर करने के लिए, सीधी बात एक लाइन में लिख देना, क्या, युवा अवस्था को स्थिर करने के लिए, आयु बल और बुद्धि की वृद्धि करने के लिए, तथा शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी जो इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करने के लिए जिस चिकित्सा का वर्णन किया गया है वह रसायन है। अतः रसायन द्रव्यों का प्रयोग स्वास्थ्य वर्धन के साथ साथ रोगों की चिकित्सा में भी किया जाता है। लास्ट क्या होता है, जो 8वां है इसका, बाजीकरण तंत्र। इसमें वृक्ष चिकित्सा कहा गया है। इसमें वीर्य की विकृति होने पर, यानी वीर्य, जब इसे मैंने बताया था, शुक्र के अल्प होने पर, विकृति होने पर या शुष्क होने पर, दुष्ट होने पर और क्षीण होने पर चिकित्सा द्वारा संशोधित कर वीर्य वृद्धि और वीर्य उत्पादन के लिए करते हैं। वीर्य उत्पादन यानी मतलब होता है उसकी वो, मतलब कि अगर कोई नहीं कर पा रहा है ना, मतलब उसके वीर्य कम आते हैं, ठीक है, उसके सीमेन नहीं बनते हैं, उससे फर्टाइल नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज़ को वृद्धि के लिए जिस शास्त्र के बारे में, जिस चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे उसे हम बाजीकरण कहेंगे। सीधा समझो, नपुंसकता से रिलेटेड है ये, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं एक बहुत अच्छे लेक्चर लेकर के। और उस चीज नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे उसमें हमने और थोड़ा सा डिटेल में जाकर के बियॉन्ड द लाइंस जाकर के देखेंगे, एक अलग लैंग्वेज में आपको समझा करके लेके जाएंगे कि आपको याद नहीं करना सारी चीजें, आपको बस इतना ईजी वे में समझ ही लेना है एक बार में कि दोबारा हमें याद करने की जरूरत ना पड़े, आप खुद किसी और को समझा सको, और एक दूसरे को समझाओगे, खुद समझो, अपने क्लास वालों को समझाओ, तो जल्दी से जल्दी श्लोकें भी याद होगी। और ये मतलब कि आप समझो 5 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, बहुत बड़ा होता है। अब उसमें भी आप सबका श्लोक रटने बैठ जाओ तो नहीं होगा, समझ के याद करो, श्लोक भी याद होंगे, लाइन भी याद होगा, पास भी होगे, गारंटी मेरी है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।